Hello everyone, this is पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सीटेट 2024 के लिए हम क्लासेस कर रहे हैं। इसमें हम सीटेट का जो प्रैक्टिस सेट है उसको मैं यहाँ पे करा रही हूँ, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। तो इसमें हम बाल विकास को देखते हैं, सीडीपी को यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर में यहीं से आपके जो क्वेश्चंस हैं बनेंगे, इसी तरीके के आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से समझ करके चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है। मैंने आपको यूपी टेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको करा दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 2011 से लेकर 2021 तक के मैंने आपको करा दिए हैं, तो आप उनको चेकआउट कर लेना। तो यहाँ पे हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है कि निम्न में से बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था कौन सी है। निम्न में से बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था कौन सी है, यह बात आपसे पूछी है। तो सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था की हम बात करते हैं तो ऑप्शन 1 आता है आपका कि किताबें और पत्रिकाएं होती हैं, मीडिया होता है, या फिर धार्मिक संस्थान होते हैं, या फिर परिवार होता है। तो निम्न में से बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था के बारे में हम बात करते हैं तो क्या हो जाता है, इसका सही आंसर होता है यह आपका परिवार हो जाता है। क्या हो जाता है, सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था की हम बात करते हैं तो क्या होता है, हमेशा परिवार होता है। इतना आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं द्वितीयक संस्था के बारे में। तो बाकी की आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हम बात करते हैं विद्यालय की, मीडिया की बात करते हैं, किताबों की बात करते हैं, धार्मिक संस्थान की बात करते हैं। तो यह सारी चीज़ें आपकी द्वितीयक संस्था के रूप में आती हैं। अगर हम प्राथमिक की बात करेंगे तो प्राथमिक में हमेशा आपका क्या आएगा, परिवार आएगा, आपकी फैमिली आएगी। इतना आपको ध्यान रखना है। प्राथमिक में आपका क्या आएगा, परिवार आएगा। द्वितीयक में बाकी सारी चीज़ें आएंगी, जैसे हम बात करते हैं विद्यालय की, मीडिया की बात करते हैं, किताबों की बात करते हैं, धार्मिक संस्थाओं की बात करते हैं, यह चीज़ें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आता है। आपको बताना है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पे इनाम के द्वारा होता है, सांस्कृतिक उपकरण के द्वारा होता है, स्कीमा के द्वारा होता है, या फिर संज्ञानात्मक द्वंद्व के अनुसार होता है। तो आपको ध्यान रखना है SCL। क्या ध्यान रखना है, SCL। इस S का मतलब होता है सोशल यानी कि सामाजिक, C का मतलब होता है आपका कल्चरल यानी कि जो सांस्कृतिक होता है, और L का मतलब होता है लैंग्वेज, भाषा की हम बात करते हैं। तो हमेशा इन्होंने क्या दिए हैं, इन्होंने 3 यह इनके क्या हैं, टूल्स हैं, यंत्र हैं। तो SCL की यह बात करते हैं जहाँ पे आपको सामाजिक दिख जाए, जहाँ पे आपको सांस्कृतिक दिख जाए, जहाँ पे आपको भाषा के बारे में दिख जाए, तो वही आपका आंसर हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होता है यह ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाता है, यह आपका सांस्कृतिक उपकरण हो जाता है, कल्चरल टूल हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। स्कीमा की बात जीन प्याजे करते हैं, संज्ञानात्मक द्वंद्व की बात जीन प्याजे करते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 आता है। आपको बताना है कि वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि आपको बताना है कि संज्ञानात्मक विकास में कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कौन, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बताना है। तो भाषा होती है, संगठन होता है, परिपक्वता होती है, या फिर आपका संतुलन होता है। तो मैंने आपको बताया वाइगोत्स्की की बात करते हैं तो हमेशा SCL को ध्यान में रखना है, सामाजिक
सांस्कृतिक और आपकी भाषा आती है। इनके यह क्या हैं, 3 यंत्र हो जाते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 1। यह आपकी क्या हो जाती है, लैंग्वेज हो जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, आपको बताना है किस समूहों में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा की विशेषता है। समूहों में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा की विशेषता है, यह बात पूछी है। तो यह आपकी प्रगतिशील कक्षा कक्ष होता है, यह आपका पाठ्य पुस्तक केंद्रित कक्षा कक्ष होता है, यह आपका व्यवहारवादी कक्षा कक्ष होता है, या फिर आपका शिक्षक केंद्रित कक्षा कक्ष होता है। यह बात बतानी है आपको कि समूहों में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा की विशेषता हो जाती है। तो इसका आंसर बताना है। तो यह आपकी प्रगतिशील कक्षा कक्ष हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम हो जाता है। ऑप्शन 1 आपका सही आंसर है। टेक्स्ट बुक की हम बात करते हैं यानी कि पाठ्य पुस्तक की, तो यह गलत हो जाता है। व्यवहारवादी की हम बात करते हैं, गलत हो जाता है। शिक्षक केंद्रित नहीं होता, बिल्कुल बात गलत हो जाती है। कैसा होता है, यह आपका प्रगतिशील कक्षा कक्ष होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 आता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, आपको बताना है कि बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी अपने स्वयं के सीखने में ज़्यादा भूमिका नहीं रखते हैं। बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी हैं वह अपने स्वयं के सीखने में ज़्यादा भूमिका नहीं रखते हैं। ऑप्शन 2 आता है कि ज्ञान के क्या होते हैं, सक्रिय निर्माता होते हैं। ऑप्शन 3 आता है कि कोरी पट्टी के रूप में वह देखे जाते हैं। ऑप्शन 4 आता है कि निष्क्रिय रूप से शिक्षकों का अनुकरण वह क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। यह बात आपको बतानी है, क्या करते हैं। तो बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में जो विद्यार्थी होते हैं वह क्या होते हैं, वह एक्टिव होते हैं, यानी कि ज्ञान के क्या होते हैं, सक्रिय निर्माता होते हैं। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। स्वयं के सीखने में भूमिका नहीं रखते हैं, तो यह बात गलत हो जाती है। कोरी पट्टी के रूप में बच्चे देखे जाते हैं, तो यह बात गलत होती है, क्योंकि बच्चा है अपने परिवार से कुछ न कुछ सीख करके आता है। निष्क्रिय रूप से अनुसरण करते हैं शिक्षकों का और वह अनुकरण करते हैं, तो यह बात आपकी गलत हो जाती है। वह सक्रिय रूप से करते हैं, बच्चे एक्टिव होते हैं। तो जहाँ पे आपको सक्रिय दिख जाए बेस्ट आंसर होता है, एक्टिव दिख जाए बेस्ट आंसर होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, आपको बताना है कि कोहल वर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के द्वारा परिभाषित की जाती है। तो कोहल वर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांतों के द्वारा परिभाषित किए जाते हैं। तो ऑप्शन 1 आता है आपका कि अच्छी लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास। ऑप्शन 2 आता है कि सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ऑप्शन 3 आता है कि सामाजिक व्यवस्था बनाने का अभिविन्यास। ऑप्शन 4 आता है कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर बताना है कि कोहल वर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही क्या करते हैं, सही कार्यवाही विवेक के स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांतों को परिभाषित करते हैं। तो यह आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। यह आपका क्या होता है, यह सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन 4 आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा कक्ष में सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है। तो ऑप्शन 1 आता है कि विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना है।
ऑप्शन 2 आता है कि विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों को समालोचनात्मक चिंतन में मदद मिलती है। ऑप्शन 3 आता है कि विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए क्या करना, प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन 4 आता है कि वह प्रश्न जो विवेचन और अनुप्रयोग पर आधारित होते हैं तो चिंतन कौशल को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। यह बात आपसे पूछी है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वह कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है। नहीं की बात पूछी है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है कि विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका क्या है, परीक्षण करना है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। यहाँ तक बात क्लियर? बाकी आपके यहाँ पे सभी गलत हो जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव की तरफ जाना है, और पॉजिटिव पूछा है आपसे तो पॉजिटिव में सबसे बेस्ट पॉजिटिव की तरफ जाना है। इतना आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके के आपके CDP के पेडागोजी क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आता है कि जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में है कि जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो ऑप्शन बनाता है कि उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति क्या है, महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन 2 आता है कि स्कूल की भाषा में न बोलने पर उन पर जुर्माना लगाना चाहिए। ऑप्शन 3 आता है कि उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि स्कूल की एक अलग भाषा है और अपनी मातृभाषा में बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। ऑप्शन 4 आता है उनके माता पिता को घर पर भी स्कूल की भाषा का प्रयोग करने के लिए कहा जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाता है, इतना बताना है कि जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो वह अपनी मातृभाषा में उनको बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही आंसर होता है कि जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो अपने घर से भाषा सीख करके आते हैं तो उनकी जो मातृभाषा होती है उन्हीं में उनको बोलने का मौका दिया जाना चाहिए, ना कि उन पर जुर्माना लगाना चाहिए। यह गलत हो जाता है। और उनको यह भी बताना नहीं ज़्यादा चाहिए कि स्कूल की अलग भाषा है और अपनी जो मातृभाषा है उसमें बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, तो यह बात भी गलत हो जाती है। माता पिता को घर पर भी स्कूल की भाषा का प्रयोग करने के लिए कहा जाना चाहिए, तो यह बात आपकी बिल्कुल गलत हो जाती है कि जब बच्चा स्कूल में प्रवेश करता है, एंट्री लेता है, तो वहाँ पर क्या करना है कि बच्चे की जो भाषा है, उसकी घर की बोली है, उसी में बोलने को उसका मौका देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, आपको बताना है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार वह व्यक्ति जिनमें दूसरों की मंशाओं, भावनाओं और व्यवहारों को समझने व उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है, तो उनमें कौन सी बुद्धि होती है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार वह व्यक्ति जिनमें दूसरों की मंशाओं, भावनाओं और व्यवहारों को समझने व उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है, तो वह बुद्धि कौन सी कहलाती है, यह बात आपसे पूछी है। तो वह आपकी प्रकृतिवादी बुद्धि होती है, वह आपकी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है, या अंतःवैयक्तिक बुद्धि होती है, या फिर आपकी स्थानिक बुद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर में आपको बताना है कि जो दूसरों की मंशाओं को, भावनाओं को, उसके व्यवहार को समझ सकता है, उसमें कैसी बुद्धि होगी, तो उसमें आपकी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होगी, यानी कि इंटरपर्सनल बुद्धि होगी, जो क्या करता है, दूसरों की भावनाओं के बारे में जान लेता है, और जो खुद की भावनाओं के बारे में जान पाता है वह अंतःवैयक्तिक होती है, इंट्रापर्सनल होती है, और जब दूसरों की भावनाओं के बारे में जान पाता है वह आपका अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि को 8 प्रकार से बांटा है, इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 आता है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन बनाता है वह आपका असंदर्भित पाठ्यक्रम हो जाता है, वह आपका विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की विविध
तरीके होते हैं, वह आपके विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियां होती हैं, वह आपकी व्यक्तिगत भिन्नताओं का मान होता है। तो कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार हो जाता है? तो विद्यार्थी की असफलता के लिए क्या जिम्मेदार हो जाता है? वह आपका असंदर्भित पाठ्यक्रम हो जाता है। क्या हो जाता है? असंदर्भित पाठ्यक्रम हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार है? तो वह आपका असंदर्भित पाठ्यक्रम होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। यहाँ पे विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियाँ, यह बात गलत हो जाती है। विषय वस्तु से प्रस्तुत करने की विविध तरीके गलत हो जाता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का मान बिल्कुल गलत होता है। असंदर्भित पाठ्यक्रम यह जिम्मेदार है किसके लिए? असफलता के लिए। इतना ध्यान रखना है। ठीक, चलिए मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिएगा। मैं आपको यहाँ पे ईवीएस, साथ ही साथ आपकी जो मैथ की पेडागोजी है और सीडीपी हिंदी की पेडागोजी है, इन सभी पेडागोजी कोई क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करा रही हूँ, तो आप इन सभी को अच्छे से समझ करके चलिएगा। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने आपको यहाँ पे यूपी टेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको करा दिया है, तो आप इनको देख लेना। मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आप प्लेलिस्ट में जाकर इनको चेकआउट भी कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा में आए हुए जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं 2021 के सीटेट के और आपके जो 2022 के आए हुए थे उनको मैंने करा दिया है, तो आप उनको भी देख लेना। ठीक, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप वहाँ पे जा कर के इनको चेकआउट कर लेना। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट का काम करता है, तो प्लीज़ आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।